हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट ट्रैवल स्टोरीज बाय आरके में। और मैं हूं आपका दोस्त रमन कुमार। काफ़ी लोग मुझे आरके डिस्कवरिंग इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आप गूगल पे आरके डिस्कवरिंग इंडिया सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी अगर यही सर्च करेंगे आरके डिस्कवरिंग इंडिया तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा। तो आओ दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ एक नई दुनिया में, मेरी ट्रैवलिंग की दुनिया में। मेरी लाइफ मतलब ट्रैवलिंग, एक सफ़र, एक ऐसा सफ़र जिसने मुझे काफ़ी तरह के एक्सपीरियंस दिए। हालांकि सभी लोगों का जीवन एक यात्रा ही है, पर मेरी इस यात्रा में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ संसार में उन सभी लोगों की यादें हैं जिनसे मैं इस मेरी यात्रा में मिला हूँ। मेरा सफ़र राजस्थान के एक छोटे से शहर हनुमानगढ़ से शुरू हुआ। एक ऐसा शहर जिसमें आपको भारत की विविधताओं की झलक एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। जहां एक तरफ हरे खिलखिलाते खेत हैं तो वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान की बंजर जमीन। एक तरफ नहर है तो दूसरी तरफ वो इलाका जहां पीने का पानी तक मिलना मुनासिब नहीं। सर्दियों में 0 डिग्री से और गर्मियों में 50 डिग्री तक तापमान को जाते देखा है मेरे शहर ने। ना कोई हिंदू मुसलमान में भेदभाव और ना ही दिवाली रमजान में कोई फ़र्क। एक ऐसी जगह जहां लोग ईद की बधाई राम राम बोलकर तो दिवाली की मुबारक हो बोलकर देते हैं। राजस्थान के इस इलाके में बागड़ी भाषा बोली जाती है। कहने को तो बाहरी राज्यों में हम खुद को मारवाड़ी कहते हैं, परंतु हम मारवाड़ में नहीं बल्कि बागड़ में रहते हैं। भटनेर का किला, जिसे कभी हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला तक कहा गया, वो हमारे शहर हनुमानगढ़ में ही तो है। पंजाब हरियाणा ये दोनों राज्य बिल्कुल ही नज़दीक हैं, इसलिए हमारे यहाँ सभी को पंजाबी और हरियाणवी भी आती है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी यहीं से तो बहती थी और हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भी हमारे हनुमानगढ़ में मिले हैं। क्या आपने सुना है मेरे शहर का नाम हनुमानगढ़? अभी भी याद है वो एक वाकया जब जयपुर के इंजीनियरिंग करते हुए मेरा जो मकान मालिक था, जहाँ पे मैं किराए पे रहता था मेरे दोस्तों के साथ, तो वो मकान मालिक एक डॉक्टर था। उसने एक दिन अचरज करते हुए मुझसे पूछा, रमन, ऐसा क्या है तुम्हारे हनुमानगढ़ में? मेरे जो भी डॉक्टर साथी वहाँ जाते हैं वो वहीं बस जाते हैं। क्योंकि अब मुझे जयपुर रहते 3 साल हो चुके थे जब मैं अपने मकान मालिक से उस समय बात कर रहा था, तो मेरे लिए समझना और इसका जवाब देना मुश्किल नहीं था कि क्या फ़र्क है एक बड़े शहर और एक छोटे शहर में, क्या फ़र्क है जयपुर और मेरे शहर हनुमानगढ़ में। मैंने उसको जवाब दिया, क्या नहीं है मेरे हनुमानगढ़ में? हरा भरा खुशहाल शुद्ध हवा, अच्छा खाना, हंसते गाते लोग और बहुत सारा प्यार। राजनीति से तो हम लोग बहुत दूर रहते हैं। चाहे पूरे संसार में कुछ भी हो जाए, पर हमारे इलाके में इतना भाईचारा और एकता है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। हालांकि मेरा हनुमानगढ़ कोई राम राज्य नहीं है, फिर भी सबसे अलग है। हालांकि जब भी हमारे देश ने पड़ोसी देश के साथ युद्ध किया तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान हनुमानगढ़ से सिर्फ 70 किलोमीटर ही तो है। तो ऐसा है मेरा शहर हनुमानगढ़। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस सफ़र में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे बचपन की यादों में। मेरे बचपन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेरी याद है, जो वाकया है, मैंने बहुत छोटा होता था। मुझे लगता है कि शायद मैं कोई 4-5 साल का रहा हूँगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद है मेरे बचपन की। ये मेरा बेस है ट्रैवलिंग का, जहाँ से मैं अपने ट्रैवलिंग की शुरुआत करता हूँ। तो जब मैं बहुत छोटा था तो ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी कोई ट्रेन आती थी, जाती थी और सीटी बजाती थी, मुझे ना अंदर से काफ़ी खुशी होती थी, जैसे ट्रेन मुझे बुला रही है। जैसे आपने वो गाना सुना होगा,
सीटी बुला रही है, सॉरी सीटी नहीं बुलाती, गाड़ी बुलाती है, गाड़ी की सीटी बुलाती है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। बिल्कुल इसी गाने की तरह मेरा जीवन चल रहा है अभी। तो जब भी मैं ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वातावरण साफ होता था और उस समय आवाज़ बड़ी आसानी से सुनाई दे जाती थी। हालांकि जो रेलवे स्टेशन था वो 2 किलोमीटर था मेरे घर से, लेकिन ट्रेन की आवाज़ बड़ी साफ सुनाई देती थी। मुझे अभी भी याद है कि रात को 9 बजे एक ट्रेन आती थी रेलवे स्टेशन पे। मैं हर बार अपने पापा जी से जिद करता था कि मुझे ट्रेन देखनी है, मुझे ले चलो, और कभी कभार वो मुझे ले जाते थे। मैं ट्रेन देख के बहुत खुश होता। जब ट्रेन जाती तो उसे बाय बाय भी करता था। अब तो ट्रेन का पायलट भी मुझे पहचान गया था, क्योंकि मैं रोज़ जाने लगा था। मैं उसको भी बाय बाय कहता। जब भी वो आता ट्रेन में, वो भी मुझे हेलो कहता, मैं भी उसको हेलो कहता। और एक दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा क्या हुआ उस दिन, तो मैं आपको बताता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं ट्रेन देखने गया सुबह के टाइम। तो ट्रेन आई और जो ट्रेन का पायलट था उसने मुझे हाय बोला, तो और मैंने भी उसको देख के हाथ हिलाया। तो वो इंजन से बाहर आया और हाथ उसने मुझे दिया कि जैसे मुझे वो गाड़ी में बुला रहा है, इंजन में बुला रहा है। तो उसने मुझे उस दिन इंजन में अंदर खींच लिया। मैं इतना खुश हुआ कि हाँ, कि मुझे ट्रेन का इंजन देखने का मौका मिल रहा है। तो ट्रेन के पायलट ने मुझे गोदी में उठाकर ऊपर खींच लिया और इंजन के अंदर ले गया। उस समय भाप के इंजन चलते थे, जब ट्रेन से छुक 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 आवाज़ आई करती थी और इंजन के ऊपर से धुएं के बादल जो बन जाते थे। तो वो इमेज अभी भी माइंड में अक्सर आती रहती है। मैंने इंजन में देखा कि कैसे वो कोयले को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उस भट्टी में डालते हैं जिससे भाप बनती है। मैं इतना खुश हुआ कि आप पूछिए मत। पायलट ने मुझसे कहा, अपने पापा को बाय बाय बोल दो बेटा, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो आज इंजन में। रात को आते हुए तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। हालांकि वो तो मजाक ही कर रहा था, लेकिन मैं इतना रोमांच में था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं ऐसा हो गया था कि हाँ, मुझे जहाँ मर्जी आप लेके चलो ट्रेन में, मुझे जाना है ट्रेन में। तो मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे हाँ, ले चलो मुझे, मैं अपने पहले सफ़र को तैयार हूँ। मेरी खुशी, जितना मैं खुश हो रहा था, वो मेरे पापा जी और जो ट्रेन का पायलट था और उसका सहभागी था, तो उसको भी दिखाई दे रहा था कि मैं कितना खुश हूँ इंजन में आके उसको देख के। फिर 5 मिनट के बाद ही ट्रेन का टाइम पूरा हो गया और ट्रेन को भी आगे जाना था। पायलट ने मुझे मेरे पापा को दिया और मेरे पापा ने भी उसे धन्यवाद और राम राम कहा। ट्रेन छुक 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 करते हुए, धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। मैं तब तक वहाँ से नहीं हिलता था जब तक ट्रेन के आखिरी डिब्बे पे लिखा हुआ X मुझे नहीं दिख जाता था। दोस्तों, पुराने टाइम पे जब ट्रेन जाती थी, हालांकि अब तो मैं भूल गया हूँ, शायद अभी भी है, लास्ट के डब्बे के पीछे एक X लिखा होता था, जिसका मतलब होता था एक्सप्रेस। तो जब भी ट्रेन चली जाती मैं उसको देखता रहता। मैं तब तक देखता रहता जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी। मुझे हमेशा उम्मीद रहती थी कि शायद वो ट्रेन अभी रुक जाएगी और वापस यहाँ पे आ जाएगी मेरे लिए। तो दोस्तों, उस समय जब मैं छोटा होता था, ये 90s की बात है, लाइक 1995, 1995, 96, 97, उस समय ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ धार्मिक यात्रा होती थी, जो कि साल में एक बार हम करते थे पूरे परिवार के साथ, या फिर कभी गर्मी की छुट्टियों में मामा नाना नानी के घर जाते थे। साल में एक बार हम पूरे परिवार के साथ सालासर बालाजी धाम जाते थे
और साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर पे। और कभी कभी अगर शादी आ जाती थी तो वो एक बोनस हो जाता था हमारे घूमने का। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब हम सालासर जाते थे तो मैं जीप में सबसे आगे नहीं बैठता था, मैं सबसे पीछे वाली सीट पे बैठता था, जिससे जब जीप चलती थी तो पीछे जो कुछ भी वो छोड़ के जा रही है वो सब दिखाई देता था, वो भी काफ़ी समय तक। रास्ते में मिट्टी के बंजर टीले भी दिखाई पड़ते थे और सड़क भी समतल मतलब सीधी नहीं होती थी। राजस्थान के हमारे उस इलाके में सड़कें ऊपर नीचे जैसे टीले होते हैं ना, ऊपर नीचे रेत के टीले, वैसे सड़क भी उन रेत के टीलों पे बनाई होती थी। तो सड़क भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती थी। जब एक बार सालासर जा रहे थे तो मेरे एक अंकल जो हमारे साथ थे उस समय, उन्होंने मुझे बताया कि हजारों सालों पहले इन रेतीले टीलों पर समुद्र हुआ करता था। मेरा तो ये सोचकर भी मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो हम एक अच्छी जगह पे हैं, यहाँ पे कभी समुद्र हुआ करता था, या सरस्वती नदी हमारे ही हनुमानगढ़ से निकलती थी। लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था, इन बातों का ज़्यादा पता नहीं होता था कि क्या सच है और क्या गलत। मैं तो इंतज़ार करता रहता था कि कब ये जीप रुकेगी और कब हमें तरबूज और मतीरे खाने को मिलेंगे। दोस्तों, गर्मियों के टाइम पे उस बंजर ज़मीन में तरबूज मतीरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पुराने टाइम पे हम कभी भी अपनी गाड़ी रोक लेते, रोड के साइड में खेत होते थे, खेत में चले जाते और तरबूज लेकर उसको काट के उसी से अपनी थकान हम मिटाते थे। उस समय पहले हाईवे के ऊपर कोई ढाबे नहीं होते थे, हालांकि इतने अच्छे हाईवे भी नहीं होते थे, लेकिन चूंकि हमारा रास्ता जयपुर की ओर जाता था तो वो सड़कें भी कुछ ठीक थी। जब मैं छोटा था तो मैं अंतर्मुखी स्वभाव का था, मतलब मैं किसी से ज़्यादा बोलता नहीं था, जो मम्मी पापा बोलते उन सब बातों को मान लेता था। मैं एक व्यापारिक परिवार से था, हमारे परिवार में सभी कोई ना कोई व्यापार करते हैं, कभी किसी ने किसी की जॉब नहीं की आज तक। तो व्यापारिक परिवार से होने के नाते एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मैं कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि हाँ, स्कूल में भी अगर कुछ होता था तो मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि हाँ इसका क्या मतलब है, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या है। फिर जब मैं 6th क्लास में हुआ तो एक दिन हमारी क्लास में हमारे पीटी वाले सर और एक मैडम आई। वो बोले जिसको स्काउट गाइड में शामिल होना है वो सब बाहर आ जाएं। मैं पहली बार किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए बाहर निकला। फिर उन्होंने बताया कि स्काउट गाइड क्या होता है और उन्होंने ये भी बताया कि 26 जनवरी को होने वाली परेड में भी हम सबको भाग लेना है और मैं बड़ा खुश हुआ। दोस्तों, ये वही दिन है जब 26 जनवरी 2001 में गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था, आप सभी को याद होगा। और मुझे अभी तक याद है उस दौरान हमारा टीवी जो था जिस पे सिर्फ DD1 ही चलता था और वो भी ख़राब हो गया था, हमने उसको ठीक करने दिया हुआ था। जब हम घर पहुँचे परेड करके 26 जनवरी 2001 को, हमें पता लगा गुजरात में बहुत ही भयंकर भूकंप आया है। तो स्काउट गाइड में शामिल होने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। उसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के कैंप भी लगते थे जिसमें हमें अपने शहर के बाहर ले जाकर कैंपिंग करनी होती थी। उसमें 2 तरह के कैंप होते थे, एक ट्रेनिंग कैंप होता था और एक प्रैक्टिकल का होता था। हमें वहाँ तंबू लगाना, लकड़ी लाकर खाना बनाना, सुबह जल्दी उठकर खेल में भाग लेना, ये सब हमें सिखाया जाता था। और निश्चित टाइम में हमें सब एक्टिविटीज़ करनी होती थी, मतलब सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद हमें नहाना है, उसके बाद इतने बजे ब्रेकफास्ट है, फिर इतने बजे ये एक्टिविटीज़ हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से मुझे अनुशासन में रहना आया कि डिसिप्लिन क्या होता है। मैं पहली बार अपने घर से इतने लंबे समय के लिए अकेला जा रहा था। काफ़ी बार तो रोना भी आ जाता था, पर कैंपिंग करने का अनुभव बड़ा शानदार रहा। अगले 2 सालों में मैंने 4 कैंप अटेंड किए।
स्टेट लेवल कैंप में पहली बार मुझे अपने ज़िले से बाहर जाने का मौका मिला। एक बार तो मैं माउंट आबू गया, जो राज्य का हमारे जो राजस्थान है उसका एकमात्र हिल स्टेशन है। मैं ज़िंदगी में पहली बार पहाड़ों पर जा रहा था, और वो भी हनुमानगढ़ से 900 किलोमीटर दूर। ये मेरी ट्रेन की सबसे लंबी जर्नी थी, क्योंकि हमारा हनुमानगढ़ राजस्थान के नॉर्थ में पड़ता है और माउंट आबू एकदम गुजरात बॉर्डर पे राजस्थान के साउथ में। 17 घंटे का वो रोमांचक सफ़र ट्रेन का मुझे अभी भी याद है। पहाड़ों पर कैंपिंग करने, रात को बोनफायर करने का कुछ मज़ा ही कुछ और होता था। और फिर वो जो रात को अफवाहें चलती थी कि हाँ ये जंगली एरिया है, यहाँ पे भालू आ जाएगा, इस डर से रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। मतलब रात को हमने खाना खाया और 9 बजे तक अपने तंबू में घुस गए सोने के लिए, और फिर यही सब बातें चलती थी आधा घंटा 1 घंटा। रात को किसी को सुसु भी आती थी तो वो भी नहीं जाता था बेचारा, कि नहीं अगर बाहर गया और भालू पकड़ के ले गया तो। हाइकिंग शब्द का मतलब मैंने उसी दौरान सुना पहली बार, क्योंकि जब मैं माउंट आबू गया तो वहाँ पे हाइक्स पे हमें जाना पड़ता था। मतलब कुछ एक पार्ट ट्रैकिंग का भी रहता था, लेकिन चूंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैंने कभी ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स, उनका मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता होता था। और एक बार मैं ऐसे ही एक कैंप में गया बीकानेर। बीकानेर की सबसे पहली घटना मेरे साथ क्या हुआ कि जब हमने अपने टेंट सेटअप कर लिए तो रात को मेरी बोतल में पीने का पानी ख़त्म हो गया। तो मैं वहाँ पे मटके पड़े थे, मैंने मटका ओपन किया, लोटा डाला और पानी निकाला लोटे में पीने के लिए। जब लोटे से पानी पीने लगा, सिर्फ 2 घूंट अंदर गए और वो इतना कड़वा पानी था दोस्तों। उसके बाद मुझे पता लगा कि बीकानेर में जो ज़मीन का पानी होता है वो नमकीन होता है, और शायद इसीलिए बीकानेरी भुजिया, जो कि आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि वो लोग जो भुजिया बनाते हैं बीकानेर में वो इस प्राकृतिक नमकीन पानी का ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे समुद्री इलाकों में तूफान आते हैं ना, तो वैसे ही हमारी रेगिस्तान में आती है आंधी, अंधड़ कहते हैं हम, जिससे एक मिट्टी का गुबार एकदम से तेज हवा के साथ आता है और सब कुछ हिला के चला जाता है। तो एक दिन बीकानेर में ऐसा ही एक अंधड़ आया। सबके तंबू उखड़ गए, लगभग वहाँ आधे से ज़्यादा तंबू उखड़ चुके थे, पर हमारा किस्मत से बच गया था। शायद हमने काफ़ी अच्छे से एक तंबू वहाँ पे हमारे लिए बांधा था। और दोस्तों, एक रात को बहुत बारिश होने लगी, तो हमारे सर ने बोला कि कोई भी तंबू को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने भी और मेरे ख्याल से बाकी के मेरे दोस्तों ने भी यही सोचा कि तंबू को हाथ क्यों नहीं लगाना। तो उस दिन मुझे पहली बार पता लगा कि अगर तंबू को हाथ लगाएंगे, अगर बारिश होते हुए में, तो जहाँ भी हाथ लगाएंगे वहाँ से पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अभी भी याद है कैंप का पहला दिन, जब हमें रोटी खुद को बनानी थी, और सभी लोग, सभी जो हम दोस्त थे वो एक टीम वर्क में काम करते थे। जैसे 2 लोग लकड़ी लेकर आएंगे, एक आटा गूंथेगा, एक रोटी बेलेगा, एक रोटी पकाएगा, 2 लोग सब्जी लेकर आएंगे और 2 लोग लास्ट में बर्तन साफ करेंगे। अभी भी याद है जब हम ग्रुप में थे और अपना काम बांट रहे थे, तो मेरे एक दोस्त ने पूछा, यार आटा कौन गूंदेगा? वहाँ पे किसी को भी आटा गूंदना नहीं आता था। थे कहाँ हम, मेरे ख्याल से 7वीं या सिर्फ 8वीं क्लास में ही तो थे। तो सभी ने अपनी मम्मी को आटा गूंदते हुए तो देखा था, लेकिन किसी ने भी कभी खुद से आटा नहीं गूंदा था। तो दोस्तों, देखने में जो चीज़ काफ़ी बार बहुत आसान लगती है, लेकिन असलियत का पता तब लगता है जब आप वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं या उसको शुरू करते हैं। कोई काम शुरुआत में आसान नहीं होता, हालांकि धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो काम आसान लगने लग जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि आटा गूंदना कोई मुश्किल काम है। मैंने अभी अपनी मम्मी को देखा था आटा गूंदते हुए। पहले आटा डाला, उसमें पानी डाला, उसको गूंद दिया, वो गूंद गया। और मुझे शायद यही लगा कि ये सबसे आसान काम है इन सब कामों में। तो मैंने बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं गूंद दूंगा आटा।
पर दोस्तों जब मैं आटा गूंदने बैठा तो पता लगा कि ये कितना टेढ़ा काम है। आटे में पानी डाल के उसको सिर्फ गूंदना ही होता है, पर पानी कितना डालना है जब यही नहीं पता तो आटा कैसे गूंदेगा। हाँ, चूल्हे पर तो उस दिन चूल्हे पे मतलब ऐसा हुआ कि चूल्हे पे चूल्हा तैयार हो गया। दोस्त मेरे जो लकड़ी काटने गए थे वो लकड़ी काट के ले आए, उसके बाद लकड़ी पे आग लगाई, उसके ऊपर चूल्हा सब सेटअप हो गया और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, रमन आटा गूंद लिया तूने। और मैं यहाँ पर इस कशमकश में था, कभी आटे में पानी मिला रहा था, कभी पानी में आटा, मतलब कि वो बैलेंस ही नहीं हो रहा था कि आटा कैसे गूंदेगा। लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैंने आटा गूंथ लिया। तो स्काउट में भर्ती होने का फ़ायदा मुझे आज पता लगा। शायद समाज सेवा की गतिविधियों में भाग लेना ही मुझे स्काउट ने ही सिखाया था। तो स्काउट में क्या होता था कि काफ़ी बार वो गांवों में लेके जाते थे, तो हम गांवों के लोगों से मिलते थे, हम थोड़ा बहुत सफाई का काम करते थे गांवों में जाके, कहीं पे कुछ गंदगी है या लोगों से बात करते थे। तो थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, ये स्काउट या कोई भी परिस्थिति में हेल्प करना, ये स्काउट गाइड का पहला कर्तव्य माना जाता है। आपने भी देखा होगा कि काफ़ी बार जब कोई कहीं पे अगर कोई मेला भी चल रहा है तो वहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चे कुछ ड्रेसेस में देखे होंगे, तो वो लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं, वो स्काउट गाइड के ही हैं। और मुझे लगता है कि स्काउट गाइड में भर्ती होने का जो मेरा डिसीज़न था वो मेरी लाइफ का पहला डिसीज़न था जो कि मैंने खुद अपने लिए लिया था। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही मेरी यात्राओं का अनुभव था जब मैं स्कूल में था या बहुत छोटा था। तो दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि कहीं ना कहीं आपको मेरे शहर हनुमानगढ़ के बारे में आपने शायद इसमें पहली बार सुना। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको मुझसे बात करनी है, तो आप RK डिस्कवरिंग इंडिया इसको आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या आप मेरे जो डिटेल्ड पोस्ट हैं मेरी पूरी ट्रैवलिंग के, जो मेरी यूरोप की ट्रैवलिंग है या मेरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रैवलिंग है, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और उनकी जानकारी सब इन्फॉर्मेशन मेरे इंस्टाग्राम पे है। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।